नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल क्लासेस। दोस्तों, आज ये हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। तो इसके पहले मैंने सिलेबस बता रखा है हिस्ट्री का कि क्या क्या आना है। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा। और आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये आएगी 5 नंबर की, और इस सेक्शन से हम 5 के 5 अंक लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो मैंने आप सबसे बोला था कि जब मैं भारतीय इतिहास की क्लास स्टार्ट करूंगा तो कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं हिस्ट्री के वो हम पहले देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हिस्ट्री के जो आए हुए हैं। वो क्या है? इनसे क्या है, हमें क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ। अब ये प्रश्न देखिए जो आया हुआ था, क्या है ये? इसमें लिखा है, संगमरमर पर पित्रादुरा यानी कि पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो जब ये प्रश्न देखा गया था तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए थे, और बाद में फिर गूगल पर सर्च करने पर कुछ और भी आंसर आ रहे थे, लेकिन आयोग ने इसका आंसर शाहजहां माना था। तो इसका आंसर ये शाहजहां हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये मुगल काल का क्वेश्चन है, तो कितना आगे जा करके मुगल काल में पूछा हुआ है। तो मुगल काल हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कई जो अलग अलग महल बनवाए हैं या और भी भवन बनवाए, जो भी काम किए हैं, उन इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि मुगल कौन कौन से शौक रखते थे, उनके शौकीन, क्योंकि ये संगमरमर पर पित्रादुरा यानी पित्रादुरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम, ये उनके समय में बहुत फेमस था। तो इसी हिसाब से हम मुगल काल को पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में क्या है? ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। पहली बात ये पूछ रहा है इसमें कि किस युग में तांबे का पहली बार। तो तांबे को एक और नाम से वो पुकारते हैं या बोलते हैं, वो है ताम्र। तो ऑप्शन के हिसाब से, मतलब और इसके नाम के हिसाब से हम देखते हैं तो ताम्र पाषाण युग हो जाता है, क्योंकि ताम्र का मतलब ही तांबा होता है। और ऐसा युग उसमें हमने तांबे का सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक प्रयोग किया, वो ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। लेकिन अभी नव पाषाण, मध्य पाषाण और पुरा पाषाण, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करेंगे पुरा पाषाण युग की। तो पुरा पाषाण युग में मानव के पास कुछ नहीं था, खेती नहीं करते थे। खेती नहीं करते थे, और खेती नहीं करते थे, ना ही पशुपालन था, कुछ नहीं। बस ये थोड़ा बहुत क्या करते थे, पत्थरों से या पत्थरों की सहायता से क्या करते थे, शिकार करते थे बस। ये खेती नहीं करते थे, पत्थरों की सहायता से ये केवल को शिकार करते थे। तो ये पूरा पाषाण युग की कुछ खासियत है। और उसके बाद फिर आता है मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग की बात करें तो इन्होंने क्या किया, पत्थरों की सहायता से शिकार तो करते थे, लेकिन अभी ये क्या किए, पत्थर से कुछ औजार बनाना सीख गए। पत्थर के जो छोटे छोटे औजार थे वो बनाना सीख गए।
छोटे छोटे औजार बनाना सीख गए। इस युग में ये लोग बस इतना ही सीख पाए, और उसके बाद नवपाषाण युग की बात करें तो इसमें इंसान ने कुछ ज़्यादा सीखा। जैसे कि सबसे पहले पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाना सीखे, तो ये मध्यपाषाण था। इसके बाद अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे करके पहिए का आविष्कार कर दिया, और इसके बारे में जो धारणा है वो यही कि इन लोगों से पहिए का आविष्कार बस अनजाने में हुआ था। खैर वो अलग बात है, लेकिन पहिए का आविष्कार कर लिया गया, यानी कि इस युग में पहिए का आविष्कार किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पहिए का आविष्कार किया और खेती नहीं करते थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पशुओं का पालन, ये पशुओं का पालन करते थे, और साथ ही साथ फिर इन्होंने खेती भी करना शुरू कर दिया। तो जब ये पशु का पालन करने लगे, खेती करने लगे, खेती करना शुरू, तो अब जब खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि खेती करने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमें इनके अस्थायी निवास के प्रमाण भी मिल गए, क्योंकि जो खेती करेगा वो खेती के पास में ही रहेगा वहीं पर। तो अस्थायी निवास के प्रमाण इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि नवपाषाण युग में काफ़ी कुछ हुआ। तो ये आप देख लीजिए, अभी बस हल्का फुल्का है थोड़ा, बाकी डिटेल में हम बाद में देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न आया था इस लेवल का, जिसमें बहुत मतलब एकदम बहुत सिंपल सा था। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा था उसका बहुत आसानी से हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कि तांबे का आविष्कार और तांबे का या तांबे का प्रयोग सबसे पहले किसमें हुआ, तो ये ताम्रपाषाण युग हो ही जाता है। बहुत आसानी से ये नाम याद हो जाता है। थोड़ा ये कठिन होता है पूरा पाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण, लेकिन ताम्रपाषाण सबसे आसान होता है। तो हम एक काम करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया था सेट में, वो क्या था। देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में दिया है, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा है गया, तीसरा कश्मीर और चौथा है राजगीर। तो सही ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी, राजगीर में। और राजगीर को राजगृह भी लिखा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन राजगीर आता है, कभी कभी राजगृह आता है, वो आयोग के ऊपर है, उसके मन में क्या है वो वही जाने। और प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति का काफी लोग नहीं जानते होंगे कि बौद्ध संगीति का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। बौद्ध संगीति का मतलब होता है, संगीत का मतलब होता है कि गायन का मतलब गायन, और वो भी किस तरीके से, तो सब लोग एकजुट होकर गायन। तो बौद्ध संगीति इस हिसाब से बुलाई जाती थी, जब बौद्ध संगीति होती थी तो सभी लोग आते थे, और उसके बाद सब एक साथ होकर के क्या करते थे, जो बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए जाते थे उन्हीं को ये लोग एक साथ गाते थे, तो वही होती थी बौद्ध संगीति। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसका स्थान तो हो ही गया, राजगीर या राजगृह का समय क्या था, और उस समय अध्यक्ष कौन था उस संगीति का, और साथ ही साथ उस समय किस राजा का शासन था या शासक। ये 3 पॉइंट और देख लीजिए, जिससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी अच्छा भी रहेगा आपके लिए। समय जो होगा वो होगा हमारा 483 ईसा पूर्व।
और उस समय अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप, या कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिख करके आ सकता है महाकश्यप। महाकश्यप इस तरीके से। और जो शासन था उस समय था अजातशत्रु। और ये थे हर्यक वंश के। हर्यक वंश। तो ये थी प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि हम कह सकते हैं के बारे में लगभग सारी जानकारी शॉर्ट में। राजगीर में हुई, ये स्थान का नाम है राजगीर या राजगृह। समय इसका 484 ईसा पूर्व। अध्यक्ष उस समय महाकश्यप या महाकश्यप थे। शासन अजातशत्रु का था, जो कि हर्यक वंश के राजा थे। अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई या उस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो हो जाएगा महाकश्यप। और अगर पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या है, तो आप बताएंगे कि 483 ईसा पूर्व है। तो एक काम करते हैं हम आगे, जब प्रथम बौद्ध संगीति हमने देखा है तो हम अब इसकी बाकी बौद्ध संगीतियां भी देख लेते हैं कौन कौन सी हुई हैं। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये हम देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति द्वितीय बौद्ध संगीति। तो सबसे पहले द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान जानेंगे कि स्थान क्या था। उसके बाद फिर हम समय जानेंगे और उसके बाद अध्यक्ष जानेंगे और उसके बाद क्या होगा, हम अध्यक्ष के बाद फिर हम जान देंगे कि उस समय शासन किसका था या शासक कौन था। तो ये चार चीजें हम जानेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो स्थान है वो वैशाली में हुआ था। और समय वो 483 ईसा पूर्व में था और ये था 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का कहीं कहीं नाम आता है साबक मीर, या इनका दूसरा नाम आ जाता है, इनका दूसरा नाम सर्वकामनी। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, हमेशा ही साबक मीर ही रहता है। और इस समय शासन की बात करें तो शासन किसका था, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक कालाशोक, और ये शिशुनाग वंश का शासक था। ये जानकारी जो लिखी हुई है ये द्वितीय बौद्ध संगीति की है। अब एक काम करते हैं, हम तृतीय बौद्ध संगीति देख लेते हैं कब हुई कहाँ हुई, ये इसकी जानकारी हम लेते हैं। बात करें तृतीय बौद्ध संगीति की तो ये किस स्थान पर हुई और इसका समय क्या था, और उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन था, और उसके बाद शासक उसमें कौन था या शासन किसका था, ये हम देखते हैं। तो स्थान की बात करें तो उस समय स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुई थी। समय जो था वो था लगभग 251 ईसा पूर्व, मतलब 250 ईसा पूर्व लगभग। अध्यक्ष उस समय मोगलपुत्तिस थे। मोगलिपुत्तिस। मोगल
तो ये अध्यक्ष थे, और जो शासन था वो अशोक का शासनकाल था, अशोक मौर्य वंश। ये रहा तृतीय बौद्ध संगीति। इसके स्थान, समय, अध्यक्ष और शासन के बारे में हमने जान लिया। चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखिएगा, क्योंकि अशोक के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में हमें पढ़ना रहेगा इस सेक्शन में, तो इसलिए बौद्ध संगीतियाँ जरूर याद रखिएगा, बौद्ध संगीतियाँ और भी चीज़ें। हालांकि जब आगे टॉपिक जब चलेगा जिसमें बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें हम एक बार दोबारा पढ़ाएंगे आपको। अभी तो हम केवल प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं कि कौन से प्रश्न आए हुए हैं और किस लेवल के आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सब ऊपर ऊपर का ही है, एक आध क्वेश्चन टफ थोड़ा आ रहा है। देखते हैं फिर हम अगला। देखिए हम देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में, कि ये कब हुई, कहाँ हुई, और समय शासन किसका था, अध्यक्ष कौन था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का सबसे पहले स्थान, फिर देखेंगे समय, अध्यक्ष, और इसमें एक नई चीज हुई थी, इसमें एक उपाध्यक्ष भी रखा गया था। और उसके बाद हम देखेंगे शासन किसका था या शासक कौन था। तो ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ। और सबसे पहले बात करें स्थान की, तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर। और समय की बात करें तो ये था प्रथम शताब्दी ईस्वी। और अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। शासन उस समय था कनिष्क का, कनिष्क का शासन, और कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। ये है चतुर्थ बौद्ध संगीति। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीति को याद रखना सबसे आसान काम है, बाकी को थोड़ा दिमाग पर जोर भी देना पड़ेगा, लेकिन चतुर्थ को सबसे आसानी से याद किया जा सकता है। क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि ये हुआ कहाँ, कुंडलवन, पहला अक्षर का। कुंडलवन कहाँ, कश्मीर में, ये भी पहला अक्षर का। और उसके बाद इसका शासक कौन, कनिष्क, और कहाँ, किस वंश का, कुषाण वंश का। यानी कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क कुषाण। और होता कब है, प्रथम शताब्दी, ये भी पहला ही है। जैसे हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ेंगे तो व्यंजन का पहला व्यंजन है, वैसे ही यहाँ पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। बस केवल हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है वसुमित्र और अश्वघोष पे, वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कठिन होगा, सबसे आसान यही है याद रखना। तो ये थी बौद्ध संगीत, चार के चारों, जिनके बारे में हमने देखा। और उसके बाद अब हम एक काम करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। देखते हैं इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। तो क्या नाम, देवानाम प्रियदर्शी भी था। कभी कभी देवानाम प्रियदर्शी लिख देता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख देता है, बाकी रहता यही है देवानाम प्रियदर्शी। कभी कभी देवानाम प्रियदर्शी खाली कर देगा। तो मैंने आपसे सिलेबस में बताया था कि इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में केवल सम्राट अशोक के बारे में ही पूछेगा, तो इसका आंसर मौर्य सम्राट अशोक हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ भगवान महावीर की, तो भगवान महावीर को एक नाम है जिन, नाम से जाना जाता है, जिन। अब जिन इसलिए इन्हें कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। तो इनके यहाँ जैनों में जिन उन्हें ही कहा जाता है जो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं।
मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को हमारे यहाँ कुछ नहीं बोला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दो अलग अलग नाम थे, एक था सेंड्रोकोटस, एक था सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, दूसरा था एंडोकोटस। और ये जो दोनों नाम दिए गए थे ये इनको लैटिन नाम थे, ये इनके लैटिन नाम थे। जो विदेशी लेखक थे उन्होंने इनका ये लैटिन नाम दिया हुआ था। तो ये हमारे यहाँ मतलब अपने यहाँ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ और नहीं बोला जाता था, जबकि महावीर स्वामी को जिन बोलते थे। मौर्य सम्राट अशोक का दूसरा नाम जो नाम प्रियदर्शी था। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनको बोला जाता था लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया ऐसे लिखेंगे, या फिर कह देंगे एक और, इसे हिंदी में बोलेंगे एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। तो इन नामों से इन्हें जाना जाता था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय ज़्यादा जा रहा इन सब में। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देवानाम प्रियदर्शी सम्राट मौर्य अशोक का नाम था। और अभी तक ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हुए थे अभी तक के। तो मुझे लग रहा है आपने सारे सारे क्वेश्चन किए होंगे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है अब जो अब बताने जा रहे हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि जो मैंने सिलेबस लिखवाया है उसके हिसाब से जो 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बस यही मेरा उद्देश्य था। और सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे, सिलेबस में बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें मौर्य साम्राज्य में केवल अशोक के बारे में पढ़ना है। और अशोक के नाम का ही एक क्वेश्चन आ भी गया था। तो अब हम एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को, इसमें क्या वो कह रहा, आयोग ने क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। यहाँ बात कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय की। तो उस समय स्थापना जब हुई थी उस समय तो मुगल सम्राट का ही शासक था या मुगल साम्राज्य स्थापित था भारत पर। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन भी बहुत अजीबोगरीब हैं जिनको आप आसानी से कट कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप सभी को मालूम है कि 16वीं शताब्दी या 1600 के आसपास हुई थी। तो अगर हम शुंग सम्राट की बात करें, शुंग वंश, तो आपको मालूम है कि मौर्य सम्राट यानी मौर्य जो साम्राज्य था इसका अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक उसकी हत्या किसने की थी, अंतिम शासक की हत्या किसने की थी, नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और हत्या करने के बाद उसने स्थापना किसकी की थी, शुंग वंश की। और शुंग सम्राट मौर्य सम्राट के बाद आते हैं, है ना। और फिर अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें, अभी ये शुंग जो शासन चल रहा है ये सब ईसा पूर्व के हैं। गुप्त साम्राज्य, अब गुप्त साम्राज्य की स्थापना, इसकी स्थापना लगभग 319 से 320 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, उसमें गुप्त सम्राट थे। और लगभग 512 ईस्वी तक इनका शासन था। और मुगल सम्राट वाला ऑप्शन ही फिर सही बचता है। अगर हम इस समय स्थापना की बात करें तो जब स्थापना हुई तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे, उस समय मुगल सम्राट अकबर थे। बहुत से लोगों ने, अब चूंकि अगर नाम दिया होता तो फिर लोग कंफ्यूज होते कि अकबर थे या जहांगीर थे, लेकिन मुगल सम्राट उस समय अकबर थे क्योंकि
ये 1605 तक शासन में रहे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कभी कहीं कहीं 1599 लिखा जाता है और कहीं कहीं 1600 लिखा जाता है, तो वैसे लगभग 1600 ही मानते हैं, 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय शासन मुगल सम्राट का ही था और शासक अकबर थे उस समय। और अगर हम पूछते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार कब दिया गया, तो उस समय कौन था? शाहजहां। शाहजहां शाहजहां के दरबार में कौन आया था? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो, या कहीं कहीं थॉमस लिखा जाता है, थॉमस मुनरो। और ये 1615 में इसने शाहजहां से क्या किया था? अधिकार पत्र लिया था, या आदेश शाहजहां ने दिया था कि इनको इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने दी जाए। तो ये था आज का पांचों प्रश्न जो आपने देखा कि 5 अंक का, और उसी सिलेबस पर एकदम आधारित है जो सिलेबस आपको मैंने बताया है इसके पहले वाली वीडियो में। ये 5 नंबर, तो मुझे लगता है कि 5 में से तो 4 तो आपका बहुत ही आसानी से हुआ होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई इसके लिए बहुत अच्छा सा ऑप्शन दे रखा था। केवल केवल शासन का समय मतलब नाम दे दिया कि उस समय कौन था, मुगल थे, मौर्य थे, अशोक थे या गुप्त थे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया कि मुगल साम्राज्य का शासन था। नाम नहीं बताना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ही नहीं, एकदम क्लियर हो गया। और उसके पहले का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति जिसका नाम या जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था, तो देवानाम प्रियदर्शी ये सम्राट अशोक का नाम हो जाता है। और मौर्य साम्राज्य में हमें केवल सम्राट अशोक के बारे में ही पढ़ना था। इसके पहले का प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये भी हम सब याद रखते ही हैं, राजगृह या राजगीर। और इसके पहले का क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया, ये था ताम्रपाषाण युग। इसका आंसर, तांबे का प्रयोग सबसे ज्यादा ताम्रपाषाण युग में ही किया गया था, तो ये बहुत ही आसान था। जो थोड़ा सा टफ था, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला, वो ये वाला था कि संगमरमर पर चित्राड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो इसको लेकर के काफी लोग काफी कंफ्यूजन में थे, और आयोग ने इसको जो आंसर सही माना वही पे सबको मानना पड़ा, है ना। तो कुल मिला के यही था, और आप देखेंगे एकदम सिलेबस से मैच करता हुआ है। तो आप सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़िएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो सिलेबस में दे रखा है वही केवल पढ़िए। टेट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। और आप वीडियो में कमेंट करके जो बताइएगा कि वाकई में आपको इनमें से कितना आता था। मुझे लगता है 4 तो आता ही होगा, एक को छोड़ दें जो थोड़ा सा टफ था, ज़्यादा नहीं था। तो बाकी वीडियो कैसी है ये आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके। कुछ सजेशन हैं तो वो भी बताइए, आप सजेस्ट करिए, हमें अच्छा लगेगा हमें। और हाँ, वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और पेट में एक अच्छा स्कोर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।